मैं सबसे पहले मंच पे बुलाऊंगा एक्टर मनोज पावा जी को, आयशा रजा जी को, प्राजक्ता कोहली, शशांक खेतान जी। एज अ फादर आपकी लर्निंग क्या रही है? बहुत कमाल की है आपकी बेटी। मेरी बेटी जो है वो बहुत सिगरेट पीती थी, तो मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा करो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, रोलिंग वाला कर लो कि थोड़ा टाइम लगता है तो कम होगा आपका। थोड़े दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कैसा चल रहा है, थोड़ा कम हुआ? कह लगे नहीं डैड, आई हैव स्टार्टेड रोलिंग फास्ट, अब चलती गाड़ी में ला। आप बताइए कैसा है कबीर के साथ आपका सीखना? जो बात बोलनी है प्यार से बोलो, एक टाइम बोलो, छोड़ दो। सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। कि मैं इतने सिक्योर घर में पली बड़ी हूँ ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। ऐसे पापा सिर्फ इंटरव्यूज में मिलते हैं, पापा लोग दोस्त नहीं होते हैं। What was the idea behind this series? बहुत सिंगल लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम क्या बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, और मुझे लगा कि उस माध्यम से ये पूरे इंडियन फैमिली को दर्शाता है कि यार सारा मेहनत हम करते हैं, ये जो रिचनेस है वो हम लेके आते हैं, वो फेस लेके आता है स्टार। क्या कभी आपको लगता है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पे? और ये बहुत गलत है कि आप स्टार्स को कहीं अरे वो लोग नहीं, वो लोग इस बिजनेस को ही चला रहे हैं, ये बिजनेस उनकी वजह से चल रहा है। आपका मोमेंट कौन सा था जिसके जरिए लोग इंस्पायर हो सकें कि भाई हाँ, अगर हमने सोचा तो हम कर लेंगे? मैं रेडियो जॉकी बनना चाहती थी और मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट थी उसके बारे में। मुझे लगा था कि देश की सबसे बेस्ट रेडियो जॉकी बन के दिखाऊंगी। मैंने बस उसी के लिए तैयारी करी थी, और मेरा पहला शो आया और मैंने वो शो सुना और मेरा जो दिल टूटा कि मैं कहा तो बहुत बुरा है। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. मैं सबसे पहले मंच पे बुलाऊंगा बेहद कमाल के एक्टर मनोज पावा जी को। उसके बाद मैं मंच पर आवाज दूंगा बेहद कमाल की एक्टर आयशा रजा जी को। तीसरी हैं वो जिन्हें हम सबसे ज्यादा YouTube पर देखते हैं, प्राजक्ता कोहली। और चौथे हैं इस सीरीज के डायरेक्टर जिन्होंने हमटी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी कमाल की फिल्में बना के न्यू एज रोमांस को रीडिफाइन किया है, ऐसे शशांक खेतान जी। इनसे बात करेंगे ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. मैं ये चाहता हूं मनोज भाई कि जो झगड़ा पीछे चल रहा था वो जनता के सामने सुलझ जाए। गाइस, क्या आप लोगों को बालूशाही नाम की मिठाई पसंद है? हमारे बीच में आयशा जी हैं। आयशा जी बहुत कमाल की एक्टर हैं, और आयशा जी हमारे बड़े भाई और कमाल के एक्टर कुमुद मिश्रा जी की धर्मपत्नी भी हैं। आयशा जी का ये कहना है कि बालूशाही भी कोई मिठाई होती है क्या? और हमारा और अलीगढ़ में पली बढ़ी प्राजक्ता का और मनोज भाई का कहना है कि बालूशाही से बढ़िया कोई मिठाई नहीं है। तो आप लोग कौन से दल में हैं? अच्छा, तो फिर मैं बाद में आती हूँ। अच्छा, सो बिफोर गजेंद्र स्टार्ट द सेशन, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सिंगल पापा की थीम चल रही है। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. एज अ फादर आपकी लर्निंग क्या रही है? बहुत कमाल की है आपकी बेटी, बहुत कमाल का, मतलब उनका जो काम है सिनेमा के फील्ड में और सब बहुत अद्भुत है। तो आपके लिए लर्निंग क्या रही है? मेरे लिए लर्निंग क्या है? आपने क्या सीखा? ये सीरीज नहीं, सच्ची मुच्ची की बातें करनी होंगी मनोज अच्छा, भैया। सच्ची मुच्ची की बातें तो यही है कि यही सीखा है कि भाई दोस्त बना के रखना पड़ेगा। अब लेक्चर देने से तो कुछ होता नहीं है। मेरी बेटी जो है वो बहुत सिगरेट पीती थी, तो मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा करो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, रोलिंग वाला कर लो। उससे क्या है, एक तो क्या है क्वालिटी चेक रहेगा, है ना,
और टबैको कौन सा यूज कर रहे हो, हालांकि ये कोई रिकमेंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन अब वो बोला है तो और दूसरा क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है तो कम होगा आपका। थोड़े दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कैसा चल रहा है, थोड़ा कम हुआ? कह लगे नहीं डैड, आई हैव स्टार्टेड रोलिंग फास्ट, अब चलती गाड़ी में ला। तो ये रिलेशनशिप हो गया आजकल बच्चों के साथ अपना। अच्छा है ना ये? अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं हम तो जी। है। आयशा जी, आप बताइए कैसा है कबीर के साथ आपका सीखना? आई थिंक हमें ज़्यादा सीखना पड़ रहा है, बच्चों को कम सीखना पड़ रहा है। बट जब वो 13 साल का हुआ तो वो टीनेज ईयर्स शुरू हो गए और थोड़ा सा इंडिपेंडेंस और जवाब देना और वही सब चीज़ें जो इंडियन पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट द ओनली थिंग विच आई क्रेडिट माई हस्बैंड फॉर इज दैट ही सेड चिल्लाना मत, जो बात बोलनी है प्यार से बोलो, एक टाइम बोलो, छोड़ दो, सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। But it has been the biggest learning for me not to confront him, because if he is confronting me and I am confronting him, तो बात कहीं नहीं जाएगी, ना वो समझेगा ना मैं समझूंगी। So मैं एक चीज बोलती हूँ, उसको 2 दिन लगता है शायद, कभी कभी तीसरे दिन समझ जाता है। So पेशेंस रखिए, कन्फ्रंट मत कीजिए, बच्चे समझदार हैं और आपको प्यार करते हैं। This has been my learning. प्राजक्ता, यू रिप्रेजेंट जेंजी। प्राजक्ता बोला मैं, मेरे बच्चे नहीं। मैं इसमें क्या बोलूं? हाँ। आपको ये सारे जो अंकल जी वाला संप्रदाय है, एक अंकल जी आंटी जी वाला, जिनको लगता है ये आजकल के बच्चे काबू में नहीं आ रहे हैं, कोई आप इनको टिप देना चाहेंगी? मैं एक्चुअली मेरा उल्टा है, क्योंकि मैं इतने सिक्योर घर में पली बड़ी हूँ ना, मेरे मम्मा बाबा दोनों, जैसे मनोज सर ने कहा कि मेरे बाबा भी यही कहते हैं कि दोस्त बना लो। हाँ। तो मैं एक्चुअली वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो मेरे लिए ये बात ही बहुत नॉर्मल है कि चलो मेरे वो सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम रहे हैं हमेशा से। सो पेरेंटिंग एंड एवरीथिंग दैट दे हैव डन फॉर मी इज द सेंटर ऑफ माय यूनिवर्स। तो टिप मैं नहीं देना चाहूंगी, आपको उनसे लेनी चाहिए। इस बातचीत के सभी दृश्य काल्पनिक हैं, ऐसे पापा सिर्फ इंटरव्यूज में मिलते हैं, घर पे मत ट्राई करिएगा, पापा लोग दोस्त नहीं होते हैं। शशांक, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस सीरीज सिंगल? जी, आई थिंक जब जो इस शो के राइटर्स और क्रिएटर्स हैं इशिता जी और नीरज जी, उन्होंने जब मुझे ये कहानी भेजी पढ़ने के लिए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है पेरेंटहुड पे। आजकल के दौर पे जहाँ पर बहुत सिंगल लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम क्या बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या हम एक बच्चे को एक अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और मुझे लगा कि उस माध्यम से ये एक पूरे इंडियन फैमिली को दर्शाता है। हम लोग उस दूरदर्शन के ज़माने के लोग हैं जहाँ पर देख भाई देख और ऐसे शोज़ के आया करते थे, तो मुझे लगा ये वैसा मौका है फिर से एक फैमिली शो क्रिएट करने का, जो गहलोत फैमिली हमने बनाई है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि एक सिंगल आदमी है, डिवोर्स्ड आदमी है, जो एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, पर उसमें हमारा एक कॉमिक व्यू पॉइंट है, एक फनी ह्यूमर व्यू पॉइंट भी है, पर एक व्यू पॉइंट ऑफ वार्मथ है। और मैं खुद एक 4.5 साल की बच्ची का पिता हूँ, और उन बच्चों को देख के आज लगता है कि हम लोग कितने भोंदू थे जब हम बड़े हो रहे थे 1980s के दशक में। आज 4.5 साल की उम्र पे वो जो बातें करती है, हमें तो समझ ही नहीं थी उन बातों की। तो आई थिंक ये ब्रिज जो हम करना चाहते हैं, मुझे लगा ये शो वो माध्यम है उस ब्रिज को दर्शाने का, पर एक कॉमेडी की तरह, क्योंकि किसी को आप प्रीच करो तो वो शायद नहीं समझता है, पर किसी को आप थोड़ी एक तस्वीर दिखा दो तो शायद उसमें से वो कुछ परख लेगा। तो बस वो हमारी कोशिश थी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि फैमिलीज पे बहुत सारे शो आ रहे हैं, आ चुके हैं। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे अच्छा लगा, जिसमें जीजी का कैरेक्टर है, वो एक बच्चा है, वो अडॉप्ट करता है, जिसका अभी तलाक हुआ है और खुद को भी नहीं संभाल सकता है, लेकिन वो एक बच्चे को गोद लेता है और फिर सारी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग लाइट हार्टेड एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी वो है। पर फिर भी एक रहता है ना कि यार एक प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, इसमें इतना टाइम लगने वाला है, इतना पैसा लगने वाला है, इसमें क्या ऐसा अलग हम कर पाएंगे जो दर्शक बोलेंगे यार हमने पहले कभी देखा नहीं इसको? नहीं, क्योंकि आज के समय में मुझे लगता है कि बहुत ही रेलिवेंट है। देखिए किस तरह से, जिस तरह से बदल रहा है। हम लोग बोलते हैं कि आज जो है, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आज कैसे लीनियर परिवार होते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो उसकी वजह है क्योंकि जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करने वाले होते हैं।
और उसमें हो क्या रहा है, ज्यादातर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी का, उसमें ये हो जाता है कि करियर के चक्कर में वो बच्चे को पैदा करने का या फैमिली बनाने का, कई बार ऐसा होता है उनको लगता है कि टाइम लेट हो गए। सो ये जो एक सब्जेक्ट है, इससे आपको समझ में आएगा जब आप देखेंगे। बहुत ही हंसते हंसाते इस चीज को हमने टैकल किया, कोई लेक्चरबाजी नहीं है कि व्हाट्स रॉन्ग इफ यू अडॉप्ट इट, वाई वो एक झिझक क्यों। जैसे मैं पिता का रोल कर रहा हूं तो मेरा एक बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर कि क्या अपना खून अपना होता है, ये बकवास, मतलब आई मीन वो टाइम से चले गए। अभी अगर प्रैक्टिकली आपको ऐसा लग रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग इन अडॉप्शन, तो दैट काइंड ऑफ उस चीज को देखते मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी में बहुत रेलिवेंट है। जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा, यस व्हाई नॉट, ये ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है। एक सवाल मेरा ये है कि जैसे कास्टिंग आपने की, 3 लोग बैठे हैं, मेजर एक्टर्स हैं, कुणाल खेमू चौथे फेस हैं, इन पे ही क्यों लॉक इन आप हुए कि ये ही हमारे कास्टिंग में सबसे परफेक्ट रहेंगे। दूसरा, एक्टिंग बैकग्राउंड्स की बात करें तो 2 जो लोग हैं सीनियर आर्टिस्ट हैं, थिएटर से भी आते हैं, आप यूट्यूब से आती हैं और इन्होंने भी एक्टिंग 2-3 प्रोजेक्ट्स में की है। क्या चीज़ थी जिससे आपने चुना इन तीनों को ही? इस कहानी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम एक फैमिली क्रिएट करें, एक परिवार क्रिएट करें जो रिलेटेबल हो और जो बहुत यूनिक हो, बिकॉज इसमें हर किरदार बहुत ज़रूरी है और उस किरदार पे कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, मैं इनका फ़ैन रह चुका हूँ, तो कहीं कहीं वो मेरी मनोकांक्षा थी कि मैं इन सब के साथ काम कर सकूँ। तो जब ये मौका मिला तो आप चाहते हैं कि, और स्पेशली जब आप एक कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं, सबकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको वो एक्टर्स चाहिए जो जब साथ में एक ग्रुप में आए वो उस सीन को और बेटर कर सके। तो कुणाल खेमू का काम हम सब देख चुके हैं, एज अ एक्टर, राइटर और डायरेक्टर भी हैं। मनोज जी और आयशा जी के बारे में ज़्यादा बोलने की और ज़रूरत नहीं है। प्राजक्ता अलॉन्ग विथ हर यूट्यूब एंड सोशल मीडिया सक्सेस, इसने इतना अच्छा काम किया है नेटफ्लिक्स के शो में, फिल्मों में। तो आई थिंक मेरे लिए तो ड्रीम कास्ट था कि इन सब साथ में आ सकें। एंड नॉट जस्ट मी, जब नेटफ्लिक्स की टीम, हमारे जो क्रिएटर्स हैं, इशिता, नीरज, फेलो डायरेक्टर हितेश, हम सब जब बैठ के डिसाइड कर रहे थे, हमारे लिए तो ये ग्रीडी कास्टिंग थी कि यार अगर ये सब साथ में आ गए तो हम एक बहुत अच्छा परिवार क्रिएट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कॉमेडी में स्पेसिफिकली अगर सीन अच्छा होता है तो आपको और मज़ा आता है उस शो में। एंड अगर आप कोई भी सीरीज की बात करें, अगर आप 6 एपिसोड देखने वाले हैं तो यू हैव टू स्टार्ट लविंग द कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक दीज आर लवली पीपल, लवेबल पीपल। तो बस वही मेरा ग्रीड था। एक सवाल मेरा, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया पूछने से कि आपकी इस सीरीज के अंदर सारे लोग हीरोज हीरोइंस हैं, मतलब बेसिकली इसमें कोई एक बंदा नहीं है जो लीड कर रहा है और बाकी सब, इसमें हर एक फेस की अपनी आइडेंटिटी और वो स्पेस है पूरा का पूरा। लेकिन आप लोगों ने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया, कई दशकों से काम किया है, तो उसमें एक स्टार होता है, एक हीरो हीरोइन होता है, वो फेस होता है, लेकिन उस फिल्म को संभालने वाले जो एक्टर्स होते हैं, वो जिनको सेकेंडरी एक्टर्स आप बोलते हो या कैरेक्टर एक्टर्स बोलते हो, तो मेरे को लगता है कि द बलाड ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर्स है ना, वो बहुत एक ऐसा फिनोमेना है जिसपे लोगों का, जैसे DDLJ में अमरीश पुरी अगर शाहरुख खान को थप्पड़ नहीं मारते तो वो फिल्म में शाहरुख खान हिट नहीं हो पाता। या मान लीजिए परदेश में जो उनका है, तो ये आप उनको बोलेंगे कि वो मेन लीड नहीं है, लेकिन उनकी वजह से वो प्रोजेक्ट सारा खड़ा होता है। इसी तरीके से पैरेलल सिनेमा के जो स्टार्स थे जिन्होंने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में, नसीर साहब ने जलवा में काम किया, तो ये आप लोग फील करते हो कि यार सारा मेहनत हम करते हैं, या जो रिचनेस है वो हम लेके आते हैं, एक फेस, वो फेस लेके आता है स्टार। क्या कभी आपको लगता है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पे? नहीं, मुझे लगता है कि आपको अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। आई थिंक स्पेशली विथ मी, आई फील दैट अगर आप ये गिनने लग जाएंगे कि भाई ये 5 दिन मेरा है या 10 दिन मेरा है, हाँ रोल में परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, कुछ दिखाने का मौका मिले, कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो चाहे छोटा हो या टेक्निकली स्क्रीन स्पेस ज़्यादा हो, आई थिंक आप वो देख के जाइए, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू ब्रिंग एंड हाउ कैन यू ग्रो। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर यू फील कि मेरे साथ जैसे मनोज भाई हैं और मैं प्रोजेक्ट ऐसे, आई विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज मुझे मालूम है मेरे साथ ये खड़े हैं, तो चाहे हम स्टीरियोटिपिकल पंजाबी मदर फादर ही कर रहे हो, हम लोग आपस में ही कुछ ना कुछ करके उसमें कुछ अपने लिए इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। और ये बहुत गलत है कि आप स्टार्स को कहीं अरे वो लोग, नहीं, वो लोग इस बिजनेस को ही चला रहे हैं, ये बिजनेस उनकी वजह से चल रहा है।
तो आई डोंट थिंक आपको कुछ मलाल होना चाहिए. आप अपना काम अगर सिंसियरली कर रहे हैं तो लोग देखेंगे और आपको पसंद भी करेंगे. तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम विद दैट. फॉर मी देयर इजंट. इस पे और एक वो चीज़ है कि एक ज़माना था जब हम 3-3.5 घंटे की फिल्में देखा करते थे, और अगर आप उसे ब्रेक करें तो उसमें से 1-1.25 घंटा सब प्लॉट्स पे स्पेंड होता था. तो अगर आप बाजीगर फिल्म देखें तो उसमें एक जॉनी लीवर का ट्रैक है जिसमें फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, बट वो ट्रैक चल रहा है, पर हम उसे बहुत मज़े से देखते थे और एंजॉय करते थे. पर जैसे जैसे इतना एक्सपोजर हो गया डिफरेंट कंटेंट का, तो हम सबकी जो अटेंशन स्पैन है वो कम होते गया है. तो वी हैव कम डाउन टू कि यार हमें 2 घंटे की फिल्म देखनी है. इनफैक्ट 2 घंटा 15 मिनट में हम कंप्लेन करने लगते हैं कि बहुत लंबा हो रहा है. तो अनफॉर्चुनेटली उसके कारण क्या हुआ है, सबसे ज्यादा जो स्क्रिप्ट से लेंथ कटा है वो ये सब प्लॉट्स का लेंथ कटा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इतने एक्टर्स थे जिन्होंने अपनी एक पैरेलल आइडेंटिटी बनाई थी, दे हैव बीन एट द लॉस ऑफ इट. बट बिकॉज ऑफ दैट इट्स ऑल्सो क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी कि कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपना प्रेजेंस क्रिएट किया है. बिकॉज अगर आप देखा जाए तो जॉनी लीवर सर थे या केशव मुखर्जी सर थे, वो लोग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जाने जाते थे और हर फिल्म में उसे आप यूज किया करते थे. पर बिकॉज आपने सब प्लॉट काट दिया है, अब आपके पास उतना वक्त नहीं है. और वो मेन कैरेक्टर्स के साथ भी हुआ है. जैसे एक फिल्म थी यू नो फॉर एग्जाम्पल हम, और उसमें एक पूरा 6.5 मिनट का मोनोलॉग है अमिताभ बच्चन का अबाउट कीड़े और कीड़े मकोड़ों ऑफ सोसाइटी के बारे में कहते हैं. आज के टाइम पे एज अ राइटर आप वो लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज लोग बोलेंगे बस कहानी आगे बढ़ाओ यार, ये क्या 6 मिनट से हम सेम चीज सुन रहे हैं. तो जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आया है, हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हुई है स्टोरी टेलिंग से, उसका कुछ कुछ प्रभाव हुआ है कि कुछ कैरेक्टर्स अब हम उस हिसाब से देख नहीं पाते हैं. मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि जैसे अभी केशव मुखर्जी का नाम आया, जॉनी जी का नाम आया, आप चारों ने जिन भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो जैसे इस सीरीज का जॉनरा है वो है फैमिली ड्रामा और कॉमेडी, तो सबसे अच्छी कॉमेडी टाइमिंग आपने अपने पूरे करियर में जिस को स्टार की देखी हो, तो कौन एक नाम लोगे आप कि जिसकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी रही है, जिनके साथ आपके सीन्स बहुत अच्छे निकले, या आपने अदरवाइज देखा हो? आप सभी से सवाल है ये, आप चारों से सवाल है. अगर कॉमिक टाइमिंग की बात करूंगा तो गोविंदा जी, मतलब मैंने उससे अच्छा किलर टाइमिंग देखा नहीं है एज फार एज कॉमिक टाइमिंग एंड डांस. मैं तो फैन हूं उनका. उनके साथ जब जब मेरे को काम करने का मौका मिला 2-3-4 फिल्मों में, वो ही इज अमेजिंग. जी जी. आशीष जी, आप मेरा नाम ले लीजिए. हाँ. आप ही का नाम लूंगी. अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने अभी कहीं पे भी कहा था कि मनोज भाई की टाइमिंग, सी एज अ कॉमिक एक्टर आपको पता है कि टाइमिंग, आई डोंट थिंक इट कैन बी लर्न्ड. दिस इज माई ओनली एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग वेयर आई फील दैट ये या है या नहीं है. इफ यू आर वेरी डेडिकेटेड शायद आप इनहांस कर सकते हैं, बट जैसे ही विल डू नथिंग, बट इट इज द फनीएस्ट थिंग आई हैव एवर सीन, कि कुछ ना करते हुए भी आप कितना फनी हो सकते हैं विदाउट एग्जैजरेटिंग, विदाउट डूइंग, बिकॉज देयर सो मच ट्रूथ. तो कॉमेडी में अगर सच्चाई नहीं है तो वो बहुत इरिटेटिंग जॉनर हो सकता है. सो मेरे लिए दैट टू मी मनोज भाई इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बीइंग फनी बट एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. सो या आई वुड से मनोज भाई. जी. प्राजक्ता? ये एक्चुअली मेरा पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ कॉमेडी हो रही है. इससे पहले जितना मैंने काम किया उसमें वो नहीं है. तो मेरे लिए ऑनेस्टली मेरा जब सीन नहीं भी होता था ना, मैं सेट पे जाके बस बैठी रहती थी ताकि मैं आयशा मैम, मनोज सर को बस सीन करते हुए देख पाऊं. तो मेरे लिए तो हाँ भगवान. नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके लिए जो है आपको वो जैसे कुंदन शाह हमेशा बोलते थे कि कॉमेडी इधर इट वर्क्स और इट लाइक स्टूपिड. मतलब ड्रामा है, सीरियस स्पीच है, आज से 20 साल पहले तुम मिली थी, नहीं मिली थी, उसमें ऊपर नीचे चल जाएगा. लेकिन अगर कॉमेडी का टाइमिंग है तो वो फनी लगेगा, नहीं तो वो इरिटेटिंग लगेगा कि क्या बकवास चल रहा है यार, मतलब क्या कर रहे हैं, बीच का रास्ता कुछ है नहीं उसके अंदर. सो जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आपको कॉमेडी टाइप में मैंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है भाई, ये कोई इजी नहीं है, वो इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस और इसका अभ्यास करते रहना पड़ता है. और आई थिंक सो मच ऑफ कॉमेडी टाइमिंग स्क्रिप्ट से आता है, बिकॉज अगर वो लिखा हुआ ना हो, या तो इन फॉर्म ऑफ अ डायलॉग या फिर इन फॉर्म ऑफ द सिचुएशन,
तो अगर वो सिचुएशन ही फनी नहीं लिखी गई है तो फिर वो शब्द उसको फनी नहीं बना सकते। जी। और अगर सिचुएशन फनी लिखी गई है हम्म, तो बिना शब्दों के भी वो सीन बहुत फनी हो सकता है। जी। तो आई थिंक ये जितने भी एक्टर्स हैं, और कुणाल खेमू का भी मैं नाम लूंगा, वो यहाँ पर हमारे साथ है नहीं, ब्रिलियंट कॉमेडी टाइमिंग। और उसी ब्रेथ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो फिल्में राजू ईरानी और अभिजात जोशी ने साथ में लिखी हैं, हाँ दे आर ग्रेट कॉमिक राइटर्स, बिकॉज उसमें वो ड्रामा भी लाते हैं, इमोशन भी लाते हैं और क्लास कॉमेडी लिखते हैं। तो फॉर या ऑल दीज गाइज कलेक्टिवली जी। ये हमारे हीरोज हैं, ताकि हम जी। बेटर लिख सकें और बड़े हो सकें। आपने वरुण को डायरेक्ट किया बद्री की दुल्हनिया में, हमटी की दुल्हनिया में, वो भी बहुत अच्छी कॉमेडीज थी। तो यंग लॉट में जो एक्टर्स हैं उनमें आपको किसकी कॉमेडी अच्छी लगती है? विकी ने भी ट्राई किया है, वरुण ने किया लगातार। नहीं, आई थिंक वरुण बहुत अच्छे हैं और वरुण की समझ कॉमेडी को लेके और एंटरटेनमेंट को लेके बहुत अच्छी है। मुझे लगता है राजकुमार राव हैं, ही इज अ वेरी फनी हाँ। एक्टर। वो सुर पकड़ते हैं एंड ही ब्रिंग्स आउट ग्रेट ह्यूमर। डेफिनेटली विकी इज समवन हु इज ट्राइंग द जॉनर, वर्कड ऑन द जॉनर। उनको इतने मौके इनफैक्ट मिले नहीं हैं, बट ही इज वेरी फनी। भूमि इज अ वेरी गुड कॉमिक एक्टर एज वेल, शी रियली अंडरस्टैंड्स द बीट ऑफ कॉमेडी। तो या आई थिंक यंग लॉट में, बट ऐसा ही है कि हम सबका डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ लोगों को स्लैपस्टिक कॉमेडी में थोड़ा संकोच होता है, जी। सो वो उसमें रियलिज्म ढूंढते हैं, एंड सम पीपल आर कंफर्टेबल डूइंग इट। तो या ऑल दीज एक्टर्स वी जस्ट नेम यंग लॉट में, दे आर वेरी प्रॉमिसिंग। आप चारों अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं। बहुत से यंगस्टर्स हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, यूट्यूबिंग में परफॉर्म अच्छा करना चाहते हैं। क्या आपका वो मोमेंट लाइफ का कौन सा था जब आपने वो हिम्मत की, डे टू ड्रीम किया कि यार मेरे को इसमें ही जाना है, देखी जाएगी जो होगा? आपने कोई बैकअप प्लान भी शायद तैयार किया ना किया, तो आपका मोमेंट कौन सा था जिसके जरिए लोग इंस्पायर हो सकें कि भाई हाँ, अगर हमने सोचा तो हम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? वो हिम्मत करने का मौका क्या रहा आपकी लाइफ का? हिम्मत करने का मौका मेरा, मैं रामलीला किया था 8th क्लास में, लक्ष्मण का रोल करता था और शाम को हमको दूध लेने के लिए जाना होता था डोल लेके। तब ये सब थी नहीं, तो मैं और मेरा दोस्त तबेले में जाते थे दूध लेने के लिए। तो जब मैं गली से गुजर रहा था तो छज्जे पे 4-5 लड़कियां खड़ी थी, अरे देखो लक्ष्मण जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है। मैंने उसी वक्त मेरे दोस्त को कहा, बॉस देख, अगर टाटा बिरला जा रहे थे ना, कोई नहीं पहचानता, ये एक्टर का ही खेल है, अब तो एक्टर ही बनना है। और टू बी ऑनेस्ट, शुरुआत सबकी मुझे लगता है इसी तरह से होती है कि आपको अटेंशन मिलनी शुरू हो गई। जो स्कूल में कोई भाव नहीं देते थे टीचर, ये तो नालायक हैं, लेकिन जब ये एनुअल डे पे प्ले करता है तो बहुत अच्छा करता है। अब लड़कियों से भी अटेंशन मिलनी शुरू हो गई। लेटर ऑन जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते हैं, फील्ड के अंदर घुसते हैं, तब आपको उसकी सीरियसनेस, उसकी क्राफ्ट, फिर आप धीरे धीरे उसके अंदर पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फाइन करते हैं उसको। लेकिन मुझे लगता है शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है, शो ऑफ। मैं बहुत आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड, बचपन से फैंसी ड्रेस, हर प्ले में हिस्सा लेना, आई वॉज देयर ऑन स्टेज। एंड देन मेरे टीन्स में बहुत वियर्ड एक फेज आया जब मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था, क्योंकि मुझे अपने आप से फिजिकली प्रॉब्लम थी। मुझे लगता था मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, और आई डोंट नो, कई लोगों को ये इनसिक्योरिटीज होती होंगी। एंड जब मैं 24 की हुई तो मैंने सोचा हाँ यही करते हैं। इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स। मेरी फैमिली में थिएटर है तो इट केम ऑर्गेनिकली, बट कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं था। आई वॉज नॉट एन एम्बिशियस पर्सन, मैं कभी उसके पीछे भागी नहीं। मुझे लगा अगर मैं करती रहूंगी थिएटर या कुछ ना कुछ, अपने आप अगर कोई फिल्म का ऑफर आ जाता है तो आ जाएगा। और आई थिंक क्योंकि मैंने वैसे अप्रोच किया तो मेरे साथ वैसे ही हुआ, और एक के बाद एक चीजें होती गई। अब मुझे लगता है कि शायद मैंने वो दिन जाया कर दिए या उनको मैंने इस्तेमाल नहीं किया ठीक से, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी के दूसरे पड़ाव पे हैं और आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं और आप थक गए हैं और आपको लगता है नहीं मैं इस उम्र में भी कोशिश करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं। आई डोंट थिंक एनी एज और एनीथिंग शुड स्टॉप यू। सो या इट्स दैट फॉर मी। मेरे लिए तो मैं रेडियो जॉकी बनना चाहती थी और मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट थी उसके बारे में। मुझे लगा था कि देश की सबसे बेस्ट रेडियो जॉकी बन के दिखाऊंगी। मैंने बस उसी के लिए तैयारी करी थी। मैं एकेडमिक्स में बहुत एवरेज थी, लैंग्वेजेस मेरी हमेशा से अच्छी रही हैं। तो ये सपना मेरा बहुत तेज़ी से चल रहा था जब तक मैं रेडियो स्टेशन पहुंची और मेरा पहला शो आया और मैंने वो शो सुना और मेरा जो दिल टूटा कि मैं कहा तो बहुत बुरा है,
ये तो हो नहीं पाएगा बिल्कुल। लकीली मेरे बॉस ने मुझे टाइम पे फायर कर दिया जब छोड़ के मैंने यूट्यूब बनाना शुरू कर दिया था। तो आई थिंक वो जो एक था ना कि वो एक ही लीप था ऑफ फेथ जो मैंने लिया था कि चलो जो होगा देखा जाएगा। आई थिंक दैट रियली चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। मेरा किस्सा थोड़ा मनोज जी से सिमिलर है। मैं 8th स्टैंडर्ड में एक बॉयज स्कूल से कोएड स्कूल में शिफ्ट हुआ था। तो बॉयज स्कूल में तो आपको पता ही नहीं होता लड़कियों से कैसे बात करना है, क्योंकि सब गुंडे ही होते हैं और अब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो जब मैं आया तो थोड़ी हिचकिचाहट थी, बट जब मैं, और थिएटर एक माध्यम था अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो मुझे याद है मैंने एक प्ले में परफॉर्म किया था और उस परफॉर्मेंस के बाद, और वो टीचर्स डे पे परफॉर्म किया था 5 सितंबर को, उसके बाद जूनियर से लेके सीनियर तक सब लड़कियां मेरा नाम जानती थी। तो और उस लकीली उस प्ले में मेरा नाम भी उन्होंने शशांक ही रखा था। तो तब चस्का लगा कि यार ये एक्टिंग और जो मीडियम है इससे एक रीच मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स जब आप बड़े हुए फिर एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव आया कि अब मैं या तो MBA स्कूल जाऊं या फिल्म मेकिंग स्कूल जाऊं, और तब मैंने पेरेंट्स ने लकीली मुझे सपोर्ट किया और बोला कि ठीक है, अगर फिल्म मेकिंग का इतना मन है तो कोर्स करो, सीखो और फिर देखो क्या होता है लाइफ में। आपकी सीरीज कब रिलीज हो रही है और किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, बता दीजिए। ये हमारी सीरीज सिंगल पापा रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे एक्सक्लूसिवली। ये 12 दिसंबर को रिलीज होगी। और तो सबसे दरखास्त है कि प्लीज देखिए, एक हाँ, बहुत please प्यारा देखिए। फैमिली शो है। आपको मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, अगले सीजन भी आएंगे उसके एक्सपेक्ट करें हम लोग? जी जरूर, अगर आप लोग ने मोहब्बत दी तो हम लोग जल्दी अगर आएंगे। इतने प्यार से देखेंगे तो तभी हम लोग उसका अगला सीजन भी बना पाएंगे। सीजन 2 ऑडियंस के हाथ में होता है, हमारे हाथ में ऑडियंस नहीं होता है। अगर बोलती है कि अच्छा लगा तभी सीजन 2 बनता है भाई। जोरदार तालियां हो जाए सिंगल पापा की टीम के लिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। Thank you थैंक यू, so थैंक much. यू।